नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश कहासुनी। बात होगी सियासत की और मुद्दों पर आए सियासी बयानों की। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। तो सबसे पहले होगी बात शहर की सरकार के चुनाव की और उस पर मचे घमासान की। फिर आपको दिखाएंगे रिपोर्ट बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी और क्या दिया संदेश। और आखिरी में होगी बात बीजेपी के नेताओं में किस बयान को लेकर मचा हुआ है घमासान। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। प्रदेश में शहर की सरकार का चुनाव चल रहा है, यानी शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव। जनता के बीच जाकर नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया, वादे किए तो अपने अपने दावे भी किए, लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक किस तरह से नेताओं में घमासान हुआ और किन मुद्दों पर नेताओं में हुई कहासुनी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। छोटी सरकार का चुनाव। कितने हजारों और फर्जी एंट्रियां होंगी, डबल एंट्रियां होंगी, ट्रिपल एंट्रियां होंगी। कि आप लोग हरियाणा में कितनी बार वोट मांगने के लिए आए? सरकार की चोरी नहीं की, हमने लोगों का आशीर्वाद। प्रचार समाप्त, मतदान की बारी। हवा बीजेपी की चल रही है और कोई हवा है ही नहीं। 12 साल इस सरकार को हो गए, कोई एक काम बता दो भाई सोनीपत में उन्होंने किया, एक बता दो। नेताओं में जमकर कहासुनी। आज बीजेपी वाले कहते हैं 1000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, कांग्रेस वाले अलग से अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं। चुनाव में नेतागण सियासी तीर ना छोड़े, ऐसा कहां हो सकता। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार रुकने से पहले जमकर सियासी कहासुनी हुई, जहां बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया। बहरहाल अब नेताओं की किस्मत जनता के हाथ में है और जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो संभवतः वोटिंग होने वाली होगी या हो रही होगी। लेकिन इस बीच कई मुद्दों पर सियासी कहासुनी हुई। एक तरफ जहां कांग्रेस ने फर्जी वोटों के आरोप लगाए तो कांग्रेस के आरोपों पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज, 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज, 8,543 वोटर। 4 दिन बचे, एक वोट भी डलने से पहले ही बीजेपी ने 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज यहां की हैं। तो 17,086 लोग कांग्रेस के लोगों ने आइडेंटिफाई किए। 100 वॉलंटियर्स ने अगर एक महीने में बैठकर 17,086 निकाल दिए तो आप में से तो कई साथी पंचकुला में भी रहते हैं, कितने हजारों और फर्जी एंट्रियां होंगी, डबल एंट्रियां होंगी, ट्रिपल एंट्रियां होंगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। किस तरह के इल्जाम लगा रहे कि देखो भाई हरियाणा की सरकार तो टोटली चोरी से बनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग हरियाणा में कितनी बार वोट मांगने के लिए आए? आपके लोग यहाँ भी अभी ये छोटे चुनाव में भी जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है इसमें भी आपके कितने लोग वोट मांगने के लिए कहीं आए? हमने सरकार की चोरी नहीं की, हमने लोगों का आशीर्वाद। कांग्रेस के चुनाव चोरी के आरोप पर कैबिनेट मंत्री आरती राव ने भी कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस जब भी हारने की कगार पर होती है तो वोट चोरी का बहाना करती है। देखती हूँ कि हारने से पहले ही बहाने इनके शुरू हो जाते हैं। अब जब भी वो हारने के कगार पे होते हैं तो बोलने लगते हैं वोट चोरी। अरे वोट ही नहीं दिया अभी तक तो पॉइंट ये है कि जो जन सैलाब हमारे कार्यक्रमों में आ रहा है, जो उत्साह और जोश हमें दिख रहा है, तो मुझे तो लगता है कि एक तरफा ही
सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट देना चाह रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी चुनाव चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि नगर निगम चुनाव में जानबूझकर फायदा लेने के लिए अधिकारियों के माध्यम से षड्यंत्र कराया गया कि इसमें जानबूझ करके मिलीभगत करके सरकार को फायदा पहुंचाने के पर्पस से ऐसा सरकार ने करवाया है अपने मातहत अधिकारियों के माध्यम से, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें गांव में लोग मिलते हैं कि हमने वोट दिए, कांग्रेस का जीत होनी चाहिए थी, क्या कारण रहा, भाजपा कैसे जीती, तो आपके सामने है। इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम। चुनाव में वोट चोरी के अलावा भी कई मुद्दों पर नेताओं ने एक दूसरे को सुनाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महंगाई, कानून व्यवस्था और साफ सफाई पर सरकार को घेरा। 12 साल इस सरकार को हो गए, कोई एक काम बता दो भाई सोनीपत में उन्होंने किया, एक बता दो। 14 में हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। आज कौन से नंबर पे हम? आज अपराध में कौन से नंबर पे हम? ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज हमारा प्रदेश पूरा हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश। 12 साल हो गए। आज किसी शहर में उतर जाओ, गंदगी के ढेर पड़े हैं। आज कहीं चले जाओ, जो सड़कें बनी थी हमारे समय में सारे शहर में टूटी पड़ी, कोई विकास नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। कांग्रेस के नेता हताश हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सब जगह पर चुनाव जीत रही है, कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही। कांग्रेस तो छोड़ो, कांग्रेस का कोई पक्षी तक भी नजर नहीं आ रहा भाई। कोई झंडा, कोई डंडा, कोई बैनर तक भी नजर नहीं आ रहा। सब जगह से उनके प्रत्याशी जैसे हताश मायूस होते हैं, ऐसे होके बैठ गए हैं। कारण ये कि जनता ने उन लोगों को एक सिरे से नकार दिया है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी दिलचस्प बयान सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हवा चल रही है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं हर जगह बीजेपी जीत रही है। हवा ही बीजेपी की चल रही है और कोई हवा है ही नहीं। सारे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में बयानबाजी देखने को मिली, तो इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने दोनों ही राजनीतिक दलों पर हमला बोला। हम औरों की तरह जाकर के झूठे आश्वासन देने में विश्वास नहीं रखते। आज बीजेपी वाले कहते हैं 1000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, कांग्रेस वाले अलग से अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं कि हम बनने के बाद फला फला काम करेंगे। 10 साल इनका राज था, क्यों नहीं किए काम? अब भाजपा 11.5 साल से कहां सोई हुई है। आज 1000 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कह के गया है, उससे पूछो तो सही, अब से पहले पैसा जो आया था वो कहां? बहरहाल भाजपा ने जहां ट्रिपल इंजन सरकार और विकास के वादों पर जोर दिया, तो वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरती नजर आई। नेताओं ने अपना काम किया, अब बारी जनता की है। 13 मई यानी नतीजों का दिन ज्यादा दूर नहीं, पता चल जाएगा जनता ने किसका साथ दिया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से मची खींचतान के बीच गुरुग्राम से सामने आई एक तस्वीर ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया। जी हां, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी शामिल हो गए। जी हां, जिस यात्रा को निजी बताया गया उसमें राहुल गांधी के आने से यात्रा का वजन और महत्व बढ़ गया। राहुल गांधी सिर्फ यात्रा में शामिल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बृजेंद्र सिंह की जमकर तारीफ भी कर दी। अब इसे हरियाणा कांग्रेस में बृजेंद्र सिंह के बढ़ते सियासी कद और
आला कमान की तरफ से नए संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बृजेंद्र सिंह की यात्रा, राहुल गांधी शामिल। आपको बधाई देता हूं। आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा। मंच से राहुल गांधी का साफ संदेश कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेस में नए समीकरण के संकेत कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि मैं बधाई देता हूं अपने अजीज बृजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। अक्टूबर 2025 में शुरू हुई बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा अब हरियाणा कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। करीब 7 महीने में 86 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच चुकी इस यात्रा को लेकर शुरुआत में पार्टी के भीतर ही सवाल उठे थे। इसे कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम मानने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जिस यात्रा को कभी निजी बताया गया, अब उसी यात्रा के मंच पर राहुल गांधी दिखाई दिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, हमारे साथ लाखों लोग चले थे और एक नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये नारा हमारा नारा नहीं था, ये नारा भीड़ से आया था। मगर देश को इस नारे की जरूरत थी और अभी भी इस देश को इस नारे की जरूरत है। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप आइए, आपको बधाई देता हूं कि आपने उसी प्रकार बैठ सकते, आपने उसी प्रकार हरियाणा में ये यात्रा की, जनता के बीच में गए, हरियाणा की सड़कों पे चले और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा। क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है, हरियाणा का जो पल्स है, वो आपने मतलब लोगों से सुनकर समझ। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कई बार बृजेंद्र सिंह और उनकी यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ यात्रा की सराहना ही नहीं की, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हर युवा नेता को ऐसी यात्राएं निकालनी चाहिए, यानी संगठन में संघर्ष और जमीनी सक्रियता को प्राथमिकता मिलने का संकेत साफ दिखाई दिया। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। राहुल गांधी के अलावा मंच पर मौजूद दूसरे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और बयान भी काफी अहम रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बृजेंद्र सिंह की यात्रा की खुलकर तारीफ की। बीजेपी भाईचारा बिगाड़ने का काम कोशिश कर रही है, उसको नाकाम आज आपकी यहां हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, भाषण दोगे, उसका मैं उसको पक्का उम्मीद है कि यहां से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूं अपने अजीज बृजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके
आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। दिलचस्प बात यह है कि जिस यात्रा को लंबे समय तक निजी कार्यक्रम बताया जाता रहा, अब वही यात्रा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी से नई राजनीतिक अहमियत हासिल करती दिख रही है। खुद बृजेंद्र सिंह भी मंच से चाहते नजर आए कि इस मॉडल को पार्टी अलग अलग प्रदेश में अपनाए। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। यात्रा का समापन तो अभी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहां उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहां पे हासिल कर ली है। उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दरअसल हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से कई गुटों में बटी नजर आती रही है। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता पहले ही इस यात्रा में शामिल हो चुके थे, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अलग राजनीतिक वजन दे दिया। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस हरियाणा में नए नेतृत्व संतुलन की तरफ बढ़ रही है या सिर्फ एकता का प्रतीकात्मक संदेश है। फिलहाल इतना तय है कि सद्भाव यात्रा ने बृजेंद्र सिंह की राजनीति को नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। एक बयान और उस पर जमकर राजनीतिक बवाल, वो भी कहां, भारतीय जनता पार्टी में। जी हां, अक्सर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें और बयानबाजी सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस बार बवाल हो गया बीजेपी में। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से कि बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक पारा प्रदेश का बढ़ा दिया। सामने से कुलदीप बिश्नोई ने मोर्चा खोल दिया और जमकर बयानबाजी बीजेपी के नेताओं में सामने आई। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रेखा शर्मा का बयान, बीजेपी में घमासान। रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, कुलदीप बिश्नोई ने खोला मोर्चा। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। व्यक्तिगत बात को लेकर के छोटी मोटी जो बात होती है उसको समाप्त करना हमारा काम है, समाप्त कर देंगे। भजन लाल पर टिप्पणी, भारी बवाल। इतिहास में सही कहा गया है, जो औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। जी लगाने में, अच्छा बोलने में क्या घटता है आदमी। वहाँ देखो ना किस प्रकार की फूट निकलती है, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं वो करना जानते। हरियाणा में जो बीजेपी कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को लेकर आक्रामक रहती थी, वो आज खुद बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल के खिलाफ बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का विवाद बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि कुछ सालों पहले बीजेपी में शामिल हुए भजन लाल के बेटे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी मोहन लाल पडौली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर खरी खोटी सुना डाली। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इतिहास में सही कहा गया है, जो औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया।
कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत कर दी है। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा को लेकर कहा कि जिसे औकात से ज्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। रेखा का भी यही हाल है। कुलदीप बिश्नोई ने न सिर्फ रेखा शर्मा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पर भी बेहद आक्रामक और कड़े शब्दों में प्रहार किया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। आपको कुलदीप बिश्नोई के आक्रामक तेवर और बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि रेखा शर्मा जी के शब्दों के चयन में चूक हुई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया के जरिए बात को बढ़ाया। बडौली ने कहा कि हम कुलदीप बिश्नोई को नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे। चौधरी भजनलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो बेटा भी वैसा ही हो, और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इस बात को लंबी ना करते हुए चौधरी भजनलाल जी के बारे में कोई भी व्यक्तिगत आरोप रेखा शर्मा जी ने नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट भी किया था कि वो चुनावी सभा थी और उनके शब्दों के चयन में चूक हुई है, और जिस प्रकार से ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसको नोटिस जारी करेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। बडौली के बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कागज के टुकड़ों वाले नोटिस से कुलदीप बिश्नोई डरने वाला नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने वीडियो में यहां तक कह दिया कि अर्श से फर्श पर ले आऊं, ऐसा कदम उठाने के लिए मुझे मजबूर ना करें। रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं, वरना मामला रुकेगा नहीं। देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं, लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहनलाल बडौली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। मामले पर बढ़ते घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि मामला व्यक्तिगत है, पार्टी लाइन का नहीं। बैठकर बातचीत कर मामले का समाधान करेंगे। कि वो एक व्यक्तिगत मामला मैं कह सकता हूं, उनका पार्टी की कोई लाइन नहीं है, और उन्होंने एक बाद में वीडियो जारी भी की है। अब उसके बाद कोई संतोष होगा नहीं होगा, उनसे हमारे जो अधिकारी हैं बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मामले को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। ठीक है, दोनों तरफ पार्टी के लोग हैं, वो भी हमारे नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई भी, और वो हमारी रेखा शर्मा राज्यसभा की सांसद हैं, और इस प्रकार के कोई व्यक्तिगत बात को लेकर के छोटी मोटी जो बात होती है उसको समाप्त करना हमारा काम है, समाप्त कर देंगे उसको। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी और अपने नेताओं को भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसी बड़े नेता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भजनलाल जी का हरियाणा के विकास में योगदान रहा है, जी लगाने में क्या घट जाएगा। कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी बड़े नेता के खिलाफ कोई छोटी बात नहीं करनी चाहिए, कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कम से कम उनके लिए नहीं जो आज इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबका योगदान हरियाणा को आगे बढ़ाने में रहा है। इसलिए कभी किसी को भी किसी के बारे में हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जी लगाने में, अच्छा बोलने में
क्या घटता है आदमी का। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पूरे विवाद को पार्टी का मसला बताया और कहा कि सोशल मीडिया पर बात को प्रचारित न करें। एक पार्टी का मामला है अध्यक्ष जी और रेखा जी के बारे में, तो उस पर आपस में बैठकर बातचीत हो जाएगी। इस बात को सोशल मीडिया पे प्रचारित ना करके घर में बैठ के बात कर लेते। बड़ा कुनबा है तो कुछ ना कुछ बातें हो ही जाती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। घर में बैठकर इसे बहरहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप से जहां पार्टी इस विवाद को सुलझाने के सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई के तेवर कड़क हैं। उनके भाई और कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी मामले को लेकर सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया और आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई। आज हमने सिविल और क्रिमिनल दोनों सूट फाइल किए हैं। मैंने डिफेमेशन में जो गवाही होती है वो मैं स्टेटमेंट अपनी लेके आया हूँ। आपको जैसा कि बताया, मैं अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के आया हूँ उसमें। और कुलदीप बिश्नोई जी नेचुरली एक और अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सोच सकता भाई। और भी लोगों की गवाह नहीं, अपने भाई के बारे में कोई सोच सकता। बीजेपी में गुटबाजी और बयानबाजी को लेकर कांग्रेस भी तंज कसने में पीछे नहीं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने रेखा शर्मा की टिप्पणी को गलत बताया और कहा कि भाजपा के नेता एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। ये बहुत गलत है और वो हमारे एक बहुत सीनियर नेता रहे और निर्माता भी रहे हरियाणा के, तो इस प्रकार से ये कैसे उनके एक पुत्र भाजपा में भी हैं, तो इनका आपस में जिस तरह के विचार हैं, तो ये पार्टी को ही आप बल्कि मीडिया वाले हमको पूछते हो हमेशा कि कांग्रेस में क्या है, आपस में गुटबाजी है। आप वहाँ देखो ना किस प्रकार की फूट निकलती है, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं वो करना जानते। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी रेखा शर्मा के बयान की निंदा की। उन्होंने चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल को आदरणीय बताते हुए ऐसे शब्द वापस लेने की मांग की। जहां तक सवाल ये है कि तो भजनलाल की बात है, तो बंसीलाल के बारे में भी कहा, जो भी जिम्मेवार स्थान पे बैठा है बीजेपी का, चाहे सांसद हो चाहे और कोई हो, मैं ये जो है वो हमारे माननीय नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कई साल, और जो कोई ऐसे शब्द कहता है तो वो निंदनीय है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी मामले पर नाराजगी जताई और मांग की कि रेखा शर्मा को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रेखा शर्मा ने जो बयान दिया उससे मान के चलो, उन्होंने अपमानित किया एक तरह से जिस व्यक्ति ने 10-11 साल मुख्यमंत्री के पद पे रहा और जिन्होंने अपने समय में जो भी काम किए कहीं ना कहीं ठीक काम किए, तभी उनको दोबारा मौका मिला होगा। गौरतलब है कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने 24 अप्रैल को पंचकुला में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम के संदर्भ में बदमाशी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई की मांग है कि पार्टी रेखा शर्मा से माफी मंगवाए, वरना वो बड़ा कदम उठाएंगे। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो कुछ इस तरह से बीते सप्ताह में जमकर राजनीतिक बवाल और कहासुनी देखने और सुनने के लिए मिली। अलग अलग मुद्दों पर नेताओं की टीका टिप्पणी चर्चाओं में भी रही। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।